वहाँ वो लड़की है, वो बेतहाशा घबराई हुई थी। कंटिन्यूअस रोए जा रही थी, वो वहाँ पर है। कोई नहीं है ईशानी वहाँ, मीत उसे प्यार से कहने लगा। तुम भी नहीं मान रहे ना, तुम सब एक जैसे हो, कहते हुए ईशानी ने उसे धक्का दिया। मीत ने दोबारा उसे अपने पास खींचकर गले से लगाया। मैं बिलीव करता हूँ, उसके गालों को अपने हाथों से छूकर उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। हम अंदर जाकर देखते हैं। जैसे ही वो पलटा, उसने देखा खून से सने पैरों के निशान थे। ओ ईशानी, ये खून, कहते हुए उसने ईशानी के पैरों को देखा, जिसमें बहुत से कांच चुभे हुए थे। उसके रूम से लेकर हॉल तक खून सने पैरों के निशान थे। आवाज़ सुनकर सुखी जी भी बाहर आई, पर उन्होंने देखा मीत ईशानी के साथ था। वो जानती थी मीत के होते उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो दबे पांव अंदर चली गई। मीत ने उसे उठाया और रूम में ले जाकर बिस्तर पर बैठाया। उसके पैरों में बड़े बड़े कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। मीत ने देखा, धीरे से उसका पैर उठाया और एक एक करके कांच निकालना शुरू किया। हर एक कांच को निकालते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ईशानी को ऐसी हालत में देखना उसे कभी मंजूर नहीं था। जितना दर्द ईशानी को हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा दर्द मीत को हो रहा था। कहने को दिल बस 12 सेंटीमीटर का होता है, फिर इतना दर्द कहाँ से समेट लेता है ये। जितनी बार कांच के टुकड़े निकलते, ईशानी के मुंह से आवाज़ निकलती और मीत के दिल से धक की आवाज़। धीरे धीरे उसने सारे बड़े कांच के टुकड़े हटाए और डेटॉल से पैर साफ करके ऑइंटमेंट लगाकर बैंडेज की। ईशानी मीत को देख रही थी। दर्द के मारे बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे उसके। उसने पूरी बाह का श्रग पहना था, उसे गर्मी की वजह से बेचैनी हो रही थी। मीत ने देखा, उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से उसका श्रग उतार दिया। ईशानी बस उसे देख रही थी। उसने उसके पैर ऊपर बेड पर रखे और उसे धीरे से पीछे खिसकाकर ऊपर से पैरों पर चादर उड़ा दी। ईशानी बेड पर लेटी थी और मीत उसके साइड में बैठा उसके सर पर हाथ फेर रहा था। वो उठकर जाने लगा कि ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीत ने इशारों में पूछा, क्या हुआ? ईशानी ने अपने बाजू में इशारा करते हुए कहा, इधर आओ। मीत उसके बाजू में पिल्लो ऊंचा करके बैठ गया। ईशानी ने उसे पकड़कर आंखें बंद करते हुए कहा, प्लीज़ कहीं मत जाना। मीत उसके साइड में लेट गया। कहीं नहीं जा रहा, कहते हुए उसे टाइटली हग करके उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कभी उसके आंसू साफ करता, कभी उसके सर को चूमता, तो कभी उसके बाल चेहरे से हटाकर कानों के पीछे करता। मीत और ईशानी एक साथ थे, एक दूसरे को सीने से लगाए। ईशानी मीत की बाहों में खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रही थी और मीत तो ना जाने कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। देखते देखते दोनों नींद की आगोश में समा गए। रात को मीत और ईशानी दरवाज़ा बंद करना भूल ही गए थे। सुखी जी वहाँ से गुजरी, दोनों को इस तरह देखकर मुस्कुराई कि देखा साइड में कांच पड़ा है और खून भी। वो परेशान हो उठी, सोचा थोड़ी देर में जब जाग जाएंगे तब पता करेंगी सब कुछ कि क्या हुआ था। उन्होंने जाकर अंश को उठाया। अंश अलसाया सा उठा और मीत की टेंशन में बाहर भागा। बेचारा मीत पता नहीं कहाँ सोया होगा कल। वो ज़ोरों से बोलने लगा। जाकर देखा तो ईशानी और मीत दोनों सोए हुए थे। वो उन दोनों के बीच में जाकर घुस गया और मीत को हिलाते हुए बोला, मैंने कहा था ना मीत, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, तुमको परमिशन दे देंगी साथ सोने की। बदमाश, सही कह रहा है, तू पूरा मुझ पर ही गया है, कहते हुए मीत उसे गुदगुदी करने लगा। ईशानी ने देखा, वो भी हंसते हुए उठने लगी, पर पैरों में घुसे कांच की वजह से उसे कट लग गए थे और उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उधर राखी जी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मीत को किसी भी हालत में दोबारा समझाना था और घर लाना था। उन्होंने एक दिन पहले ही अपने आदमियों को वीर के पीछे लगाया हुआ था और ईशानी के फ्लैट का एड्रेस भी निकलवा लिया था। वो जल्दी ही सुबह अपने ड्राइवर को लेकर ईशानी के फ्लैट की तरफ निकल पड़ी। ऊपर वाले ने मनुष्य को वो दिमाग दिया है जिससे वो जो चाहे सोचकर उसे इमेजिन कर सकता है। ईशानी ने भी अपने लिए एक लड़की क्रिएट की हुई थी, जो उसे जब चाहे आकर सताती या भड़काती रहती थी, जो कभी उसकी दोस्त होती है तो कभी दुश्मन। पता नहीं कब तक उसे संभाला जा सकता था। वैसे तो उसकी दवाइयाँ शुरू की जा चुकी थी। राखी जी का ईशानी पर गुस्सा बेवजह ही था। ना वो कुछ सुनने को तैयार थी, ना ही कुछ समझने को। बचा कुचा गुस्सा वो अपने ड्राइवर पर निकाल रही थी। जल्दी नहीं चला सकते तुम, इसीलिए रखा है तुम्हें कि हर जगह मुझे लेट पहुंचाओ। राखी जी के पास सब्र नाम की चीज़ की कमी थी, पर हुकूमत करने का कीड़ा उन्हें शुरू से था। गाड़ी में कोई नहीं था तो ड्राइवर पर ही भड़ास निकालनी थी। वो ड्राइवर को जल्दी गाड़ी चलाने का ज्ञान दे रही थी कि उसके फ़ोन पर गोकुल जी का कॉल आया। हेलो गोकुल जी, कहिए। वो फ़ोन उठाकर बोली,
राखी कहाँ हैं आप? हमें मीटिंग के लिए निकलना था, गोकुल जी सामने से बोले। ओह, कहते हुए राखी जी ने अपने सर पर एक टिकाई। वो कैसे भूल सकती हैं, उन्हें तो आज एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। मैं थोड़ा ज़रूरी काम से बाहर आई थी, क्या वो मीटिंग आप अकेले मैनेज कर सकते हैं? राखी जी ने गोकुल जी से पूछा। नहीं, आपका होना ज़रूरी है, आप बोर्ड मेंबर हो। बिना बोर्ड की परमिशन के कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। राखी जी ने मन महसूस कर कहा। हाँ ठीक है, मैं वहीं मिलती हूँ, आप पहुँचिए। और अपने ड्राइवर को ऑफिस की तरफ गाड़ी लेने को कहा। इधर ईशानी सोफे पर बैठी थी, सुखी जी ने उसे आकर दवाई दी। नीत उसके साथ ही था, उसे आंखों से इशारा करके परेशान कर रहा था। ईशानी गर्दन हिलाकर आंखें दिखाकर आंखों ही आंखों में डांट रही थी। मीत के फ़ोन पर राइटर कपिल पॉल का फ़ोन आया। हेलो, मीत ने फ़ोन उठाकर कहा। ईशानी के कान भी मीत की बातों पर थे। हेलो सर, मैं कपिल बोल रहा हूँ, मेरी पत्नी सरला ईशानी से मिलना चाहती है। आप कहें तो हम उनसे आकर मिल लें। सामने से राइटर बोले। मीत ने सोचा लोगों से मिलना जुलना ईशानी की हेल्थ के लिए अच्छा होगा। हाँ सर, क्यों नहीं, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। कहते हुए मीत ने फ़ोन कट किया और गूगल लोकेशन भेजी। फ़ोन साइड में रखकर उसने ईशानी को कुछ सोचते हुए देखा। ये इस राइटर को इतना क्या लगाव हो गया है तुमसे? मीत टेढ़े टेढ़े ईशानी को देखकर बोलने लगा। कोई जल रहा है लगता है, ईशानी उसे छेड़ते हुए बोली। उस बुढ़े से क्या जलना है मुझे? मीत अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो बुढ़ा नहीं है, ईशानी बोलते हुए हंसने लगी। हाँ ठीक है ठीक है। वो दोनों बैठे एक दूसरे को जलने जलाने का काम कर रहे थे और टीवी देख रहे थे। आज ऑफिस ना मीत को जाना था ना ईशानी को। मीत ने मिस्टर राम कुमार को फ़ोन किया। हेलो सर, मिस्टर राम सामने से फ़ोन उठाते हुए बोले। मिस्टर राम, मैं अगले 8 दिन अवेलेबल नहीं हूँ। जितनी भी मीटिंग्स फिक्स हैं उन्हें आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए और मुझे अपडेट कर दीजिए। मीत बोल पड़ा। ओके सर, मिस्टर राम सामने से बोले। और जो ज़रूरी है वो ऑनलाइन अरेंज करवाइए, मैं घर से अटेंड कर लूँगा। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में सब कुछ अपडेट करता हूँ। कहते हुए मिस्टर राम कुमार ने फ़ोन कट किया। राखी जी ऑफिस पहुंचकर गोकुल जी के साथ अपनी मीटिंग्स में बिजी हो गई। पर वो सोच चुकी थी आज नहीं तो कल सही, पर ईशानी के घर जाकर उससे मिलकर ही रहेंगी। उधर न्यू मैगजीन के ऑफिस में किंजल आज जल्दी ही ऑफिस पहुंच गई थी। उसे भी प्यार का डंक लग चुका था। प्यार में पड़े इंसान को कोई समझ नहीं सकता। एक रात में वो इतना बदल जाता है कि क्या कहें। वहीं किंजल के साथ हो रहा था। अखिल को भी ये नई फीलिंग्स बहुत रोमांचित कर रही थी। रात को किंजल का यूं उससे ढेर सारी बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी ऑफिस पहुंचते ही सीधा किंजल के रूम में पहुंच गया और गेट नॉक करके बोला, मैं आई कम इन मैम? किंजल की नज़रें उस पर पड़ी। वो मुस्कुरा दी। कम अखिल, प्लीज़ कम इन, और प्लीज़ तुम मुझे किंजल बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा। वो उसे देखते हुए बोल पड़ी। ओके, अखिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो बातें कर ही रहे थे कि कुछ काम से विभा वहां आई। गुड मॉर्निंग मैम, वो बोल पड़ी। गुड मॉर्निंग, किंजल ने जवाब दिया। उसने कुछ पेपर्स किंजल को दिए और अखिल को वहां देख वो चुप बैठी। अखिल, आज ईशानी और मिस्टर ऑफिस नहीं आएंगे क्या? यस विभा, वो मिस्टर राम कुमार का मैसेज आया था मिस सर के लिए, और ईशानी के बारे में कविता ने बताया। अखिल उसे बता रहा था और किंजल की नज़रें घूम फिरकर उसी पर टिकी रही थी और विभा की नज़रें किंजल पर। मुझे ना ऑफिस में शुद्धिकरण की पूजा रखवानी पड़ेगी। ना जाने किसकी नज़र लग गई इस ऑफिस को। रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। कहते हुए विभा बाहर गई। इस औरत को कोई बीमारी है क्या? सारा दिन अपना बड़ा समूह लिए इधर उधर घूमती रहती है। सो डाउन मार्केट, किंजल बोल दी। ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है, 5 साल से हम साथ काम कर रहे हैं, अखिल ने बताया। उसे एक बार समझ कर देखो, आगे कहते हुए अखिल उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। अच्छा, तुम कह रहे हो तो अच्छी ही होगी, किंजल भी कहते हुए मुस्कुरा दी। प्यार का असर था कि आज उसे विभा बड़े मुंह वाली आंटी न लगकर अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो अखिल को अच्छी लगती थी। ईशानी के घर पर सुखी जी ने फ़ोन पर मल्होत्रा जी से बात की, जो कि एक जाने माने फेस रीडर थे और ईशानी के पापा के दोस्त, जो कि कुछ समय पहले भी उससे मिल चुके थे। उनसे सुखी जी ने दोबारा आकर ईशानी से मिलने की रिक्वेस्ट की। वो आने वाले संकट का पता पहले ही लगा चुके थे और हालत किस हद तक गंभीर है ये भी वो बता चुके थे। पर सुखी जी कहाँ मानने वाली थी।
भाई साहब, इसे अपनी ही बेटी समझिए, आकर कोई ना कोई उपाय बताइए। वो लगी हुई थी फ़ोन पर मल्होत्रा जी को दोबारा अपने घर बुलवाने में। उन्हें ऐसे देख मीत भी ईशानी से बोल ही पड़ा, तेरी माँ सबको ऐसे ही मक्खन लगाती रहती है सारा दिन। मीत, ईशानी उसे घूर कर देखते हुए बोली। बता ना, मीत ने दोबारा उसे तंग किया। हाँ, दिल की साफ है, तुम्हारी मोम की तरह षड्यंत्र नहीं करती। ईशानी के मुंह से निकल गया। अब मीत मुंह फुलाकर बैठ गया। सॉरी ना कहते हुए ईशानी धीरे से उसके पास आई और अपने दोनों कान पकड़ लिए। मीत भी मीत था, अपना दाहिना गाल आगे करते हुए उंगली से उस पर इशारा करने लगा। ईशानी ने भी प्यार से उसके गाल पर स्पर्श कर दिया। मीत चौंक गया। ईशानी, मुझे लगा तू डांटेगी। नहीं मीत, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ। ये वक्त दोबारा मिलेगा या नहीं नहीं जानती, पर एक चीज़ तुमसे कहनी थी, वो ये कि स्टिल लव यू। ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे अपने अंदर का वो सब कुछ मीत को बता चुकी हो। उसकी बातों से मीत डर गया। कुछ भी मत बोलो प्लीज़, आओ इधर, कहते हुए उसने ईशानी को प्यार से अपनी बाहों में लिया और उसके बाल संवारने लगा। ईशानी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। ईशानी, वो कुछ कह ही रहा था कि अचानक सुखी जी बात खत्म करके उनके पास आई। यार, आप थोड़े दिनों के लिए पापा के पास लौट क्यों नहीं जाती? मीत अपने अरमानों की चिता सजते देख बोल पड़ा। तुझे बड़ी प्रॉब्लम है, सुखी जी ने भी करारा जवाब दे ही दिया। अभी कुछ देर में मल्होत्रा अंकल आने वाले हैं, तुझे जो भी पूछना है सब पूछ लेना, उन्होंने ईशानी से कहा। मम्मा, क्यों परेशान होते हो? मुझे कुछ नहीं पूछना है, ईशानी बोल पड़ी। मीत ने देखा ईशानी थोड़ा सा भी तनाव लेती है तो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो उसे शांत करते हुए बोला, कोई बात नहीं, दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, एक दो से और सही, इनके कलेजों को ठंड पड़ेगी। वो उसे सहज करते हुए बोला। हम कहते हुए ईशानी थोड़ा सहज हुई। तेरी हर बात मानने लगी है आजकल, क्या जादू किया है तूने? सुखी जी मीत को फुसफुसा कर बोली। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या, मीत आंखें मटकाकर मुस्कुराकर बोल पड़ा। सभी अपने कामों में लगे हुए थे कि मल्होत्रा जी घर पर आए। मीत ने देखा उनकी शक्ल एकदम शांत थी, पॉजिटिविटी उनके अंदर से ही झलक रही थी। वो हेलो करके मीत के पास बैठ गए। उनके सामने ईशानी थी। सुखी जी उनके पास आकर बोली, भाई साहब, इस बार हमें सब कुछ डिटेल्स में बताइएगा। भाभी जी, मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही भविष्य देख सकता हूँ, बस आने वाले खतरे को महसूस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो एकदम शांति से बोले। सुखी जी मुस्कुराते हुए चुप हो गई। उनकी नज़र ईशानी पर गई। उन्होंने देखा और आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने पहले भी यही बताया था, इस बार ये बता सकता हूँ कि आने वाले चंद दिन ईशानी पर बहुत भारी होने वाले हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, पर यहाँ मैं ज़्यादा कुछ देख नहीं पा रहा। अंधेरा घिरा हुआ है चारों ओर। कहते हुए उन्होंने आंखें खोली। वो ईशानी की तरफ देखकर बोले, बेटा, किसी की ज़िंदगी में कम मुश्किलें होती हैं तो किसी के ज़्यादा। बस ये सोचना कि तुम खास हो, इसीलिए मुश्किलों भरा समय ज़्यादा हिस्से में आया है। बस तुम अपने आप को संभालना। आप डरा रहे हैं, मीत एकदम बोल पड़ा। उन्होंने मीत पर नज़र डालते हुए अपनी आंखें बंद की। तुम साथ रहोगे तो मुश्किल कम होगी, पर तुम भी कब तक उसके साथ हो? उन्होंने मीत से कहा। मीत चुप हो गया। लकीरों का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, ना मैं ना आप। आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, उन्होंने कहा। उस वक्त हालात ये थे कि कोई क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उठे, ईशानी के सर पर हाथ रखा और गॉड ब्लेस यू बेटा कहते हुए चले गए। ईशानी उन्हें देख रही थी। सुखी जी भी अंदर चली गई। मीत उसके पास आया और उसका हाथ थाम कर बोला, तू सैड क्यों हो गई? टेंशन नहीं लेते, इनका काम है लोगों को डराना। मीत, मेरा हाथ पकड़ो, ईशानी बोल पड़ी। मीत ने वही किया। मीत अपनी फिक्र नहीं है, पर अंश की है, हद से ज़्यादा। कहते हुए मीत ने उसके होंठों पर उंगली रखी। आज शायद बोलने की कंडीशन में हूँ, कल कुछ कह ना पाऊँ, ईशानी बोल रही थी। मीत उसे देख रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना, रुकना ज़िंदगी नहीं होता, वक्त नहीं रुकता, हवा नहीं रुकती, किसी के चले जाने से तो इंसान को भी नहीं रुकना चाहिए। ईशु कहते हुए उसने ईशानी को गले लगा लिया। आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। प्रॉमिस कर, मेरे जाने का कोई असर नहीं होगा, ना तुझे ना अंश को, ईशानी आगे बोली। ईशानी प्लीज़ पागल मत बन, मीत उसे कसकर गले लगाते हुए बोला। दोनों की आंखों में नमी थी। जब वक्त अच्छा था तो लड़कर अलग हो गए, जब आपसी समझदारी है तो वक्त साथ नहीं दे रहा। सही ही तो है, सबको सब कुछ मिल जाए तो जीने का मज़ा कहाँ आता है?
ये मिलना बिछड़ना सब कुछ जीना सिखा रहे थे। मीत ने धीरे से उसकी आंखें चूमी जिनसे आंसू दोबारा बह निकले। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे कि सुकीजी बड़बड़ाते हुए उनके पास आई। मीत ने लंबी सांस भरी और ईशानी से थोड़ा दूर हुआ। अब क्या होगा? सुकीजी का टेप रिकॉर्ड शुरू हो गया। यार आप ऐसे परेशान करोगी तो हो गया। नेक्स्ट जिसे भी मिलने बुलाओ एक बार मुझसे बात तो कर लिया करो। देखो डरा दिया। मीत उनके पास जाकर उन्हें डांटते हुए बोला। सुकी जी ने हामी भरी। राखी जी तो आज इतना व्यस्त हो गई कि वो मीत के पास जा ही नहीं पाई। शाम का समय होने को था। ईशानी सोफे पर बैठी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी और मीत अपने कामों में बिजी था। वीर अंश के रूम में उसके साथ खेलने में बिजी था और सुखी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। वीर ने आकर गेट खोला। देखा सामने राइटर कपिल पॉल थे और साथ में थी उनकी पत्नी सरला। देखने में 42-45 साल की लग रही थी। एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। नीले रंग का कुर्ता, सफ़ेद प्लाजो और सफ़ेद स्कार्फ। एकदम आकर्षक व्यक्तित्व। दोनों मेड फॉर ईच अदर वाला कपल लग रहे थे। अरे सर मैम आप आइए ना। उन्हें देखकर ईशानी बोल पड़ी। आवाज़ सुनकर सुकी जी भी अपने कमरे से बाहर आई। मम्मा ये कपिल सर हैं। आपको बताया था ना मेरी मदद की थी इन्होंने। ये अपनी नेक्स्ट स्टोरी हमें देने वाले हैं। और ये सरला मैम हैं। अभी ऑफिस में दोबारा मुलाकात हुई थी। ईशानी उनका परिचय करवाते हुए बोली। सुकी जी उन्हें देखकर कहने लगी आप दोनों का जितना शुक्रिया किया जाए कम है। उस दिन आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। सुकी जी और उनका मक्खन लगाने का अपना ही स्टाइल था। आप बैठिए ना। वो बोल पड़ी। अरे नहीं ईशानी है ही इतनी प्यारी। हमें तो ऑफिस में पता चला मीत उनके एक्स हस्बैंड है। कपिल जी बैठते हुए बोले। एक्स हस्बैंड सुनते ही ईशानी की आंखें मीत पर थी और मीत की ईशानी पर। क्या करें कमबख्त इस एक्स वर्ड ने तो दोनों को अलग किया हुआ था। मीत ने उसे सब ठीक है कि स्टाइल में सर हिलाकर सहज किया। ईशानी ने हामी भरी। इन सब पर सरला जी की निगाहें थी। अरे आप बैठिए ना। कहते हुए सुखी जी ने बात बदलने की कोशिश की पर सरला जी बोल पड़ी। कौन अपनी एक्स वाइफ्स के लिए इतना करता है? आप उनके लिए उनके घर आकर रह रहे हैं। घर भी छोटा है। कहाँ आप बड़े बिजनेसमैन और कहाँ ये घर। इतना प्यार कोई नहीं करता है किसी से। मीत को सरला जी पर गुस्सा आने लगा। ऐसे कौन किसी के जख्मों पर नमक डालता है। पर वो चुप था तो बस और बस ईशानी की वजह से। कपिल जी ने सरला जी को कुछ पूछने का इशारा किया। वैसे तुम अगले दिन हमें बिना बताए वहां से चली क्यों गई थी? सरला जी पूछ बैठी। राइटर कपिल जी और सरला जी ना जाने क्या जानना चाहते थे ईशानी से जो उससे इतना अर्जेंट में मिलना ज़रूरी था। मैम मेरी तबीयत ही इस लायक नहीं थी कि कुछ देखा जाए और समझा जाए तो बिना बताए ही वहां से चली गई। ईशानी ने मासूमियत से जवाब दिया। कपिल जी और सरला जी ने एक दूसरे को रहस्यमयी नज़रों से देखा। कुछ तो छुपा था उन दोनों की आंखों में जो वहां बैठा कोई और शख्स समझ नहीं पाया। मीत को वो दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बातों में ही सही वो ईशानी को टीज कर रहे थे, उसे हर्ट कर रहे थे। अचानक बात करते करते ईशानी को खांसी आ गई। मीत झट से उठा और उसे पानी का गिलास दिया। उस वक्त मीत की एक एक हरकत पर सरला जी की नज़र थी। वो उसका बिहेव नोटिस कर रही थी। किस तरह मीत ईशानी को संभाल रहा था और बार बार अपने पति की तरफ देखती। सुखी जी भी लगी हुई थी बराबर उनकी तारीफों के पुल बांधने। मैं तो धन्य हो गई जो मीत ईशानी की लाइफ में है। वरना ना जाने क्या होता इसका। उसकी बीमारी की खबर शैला जी को ऑफिस से मिल ही चुकी थी। कुछ देर में अंश भी दौड़ता हुआ बाहर आया और आकर ईशानी से लिपट गया और बाहर खेलने जाने की जिद करने लगा। मीत ने वीर को इशारा किया और उसे बाहर खेलने भेजा। सरला जी की नज़र घड़ी पर गई। ना जाने क्या छिपा था सरला जी की नज़रों में। कोई समझ नहीं पा रहा था। सरला जी बराबर ईशानी पर नजरें घुमाए हुई थी। उसके एक एक मूवमेंट को वो नोटिस कर रही थी। वी ने 2 नई मेड लगवा दी थी और वही चाय नाश्ता सब बनाने में बिजी थी। कहने को छोटा सा घर था ईशानी का पर लोग यहाँ इतने जमा थे जैसे कोई मेला लग रहा हो। पर उस घर का मीत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सरला जी और कपिल जी बराबर ईशानी का बिहेव नोटिस कर रहे थे और उसके पैरों की चोट से लेकर उसकी मानसिक हालत का अंदाज़ा लगाने में काफ़ी हद तक सफल रहे थे। कुछ देर में बातें करने के बाद सरला जी ने सुखी जी से कहा। अब हमें चलना चाहिए। हाँ कहते हुए सुखी जी उन्हें गेट तक छोड़ने आई। उनके जाते ही मीत ने ईशानी के पास जाकर पूछा। ये दोनों शक्ल से तो इतने हेल्पिंग नहीं लगते। तुम्हारी मदद की वहाँ तक ठीक है। तुम इनके घर से जल्दी बिना बताए कैसे निकल गई? उस वक्त की तो कोई बात नहीं याद मीत।
तब तो शायद मैं थी ही नहीं। तो क्या बताऊं, ईशानी की आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने मीत के कंधे पर अपना सर टिका दिया। उनका बार बार एक्स बोलना मीत को बहुत चुभ रहा था। और थोड़ी देर पहले ईशानी की उदासी भी उसे बेचैन कर रही थी। वो ईशानी से धीरे से बोल पड़ा, एक बात पूछूं? उसकी आंखें ईशानी की आंखों में थी। हाँ, ईशानी ने जवाब दिया। शादी करेगी मुझसे? चल दोबारा शादी करते हैं, मीत बोल पड़ा। वैसे ही जैसे उस वक्त की थी। ईशानी की आंखें सूनी थी। अब मीत के पास कोई जवाब नहीं था। शादी करते रहना, अलग होते रहना कहाँ तक सही है मीत? उसकी आंखें मीत पर थी और मीत ने आंखें बंद की, लंबी सांस भरी। मीत बस इतना ही कह पाया। आंखों में आंसू ही गम की निशानी नहीं होते, कुछ इंसान खामोशी से भी रोते हैं। अब तो मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं रही। ईशानी धीरे धीरे टूटती जा रही थी। कहते हुए मीत के हाथ दोबारा उसके होंठों पर गए और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। ईशानी उस वक्त खुद को दुनिया की सबसे खुश लड़की समझ रही थी। वो खो गई थी अपने मीत में। रात को सभी ने डिनर किया और अंश को उसके रूम में सुलाकर ईशानी सोफे पर आकर बैठ गई। मीत की नज़र बराबर उस पर थी। वीर और बाकी सब सो चुके थे। रात को अकेले में और अर्ली मॉर्निंग ईशानी का व्यवहार कुछ बदल सा जाता था। ये बात मीत जानता था। मुंबई पूरी रात चलती है। राखी जी भी अपनी मीटिंग फिनिश करके घर जा ही रही थी कि उन्होंने सोचा अब मीत से मिल लिया जाए। अपने बेटे से मिलने के लिए कहाँ किसी माँ को वक्त देखना होता है। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा और गाड़ी ईशानी के फ्लैट की तरफ मुड़ गई। अचानक से ईशानी उठकर किचन में जाने लगी। मीत ने पूछा, कहाँ जा रही हो? पानी पीने। ईशानी ने बिना पलटे ही जवाब दिया। ओके, मीत बोल पड़ा। ईशानी ने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा। मीत उसके पीछे नहीं था। ये कन्फर्म होने के बाद वो बिना पलक झपकाए किचन में चली गई। मीत के फ़ोन पर मिस्टर राम कुमार का फ़ोन आ गया, जो कि उसके अगले दिन होने वाली मीटिंग्स के बारे में था। मीत उनके साथ बात करने में बिजी हो गया। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि ईशानी अकेली किचन में गई है। मीत फ़ोन पर बिजी था। सर, कल सुबह 11 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है। मैं भी वहीं आ जाऊंगा। सामने से मिस्टर राम कुमार बोल रहे थे। ठीक है मिस्टर राम। मीत उनकी बातें सुन रहा था। ईशानी के कानों में सनसन की आवाज़ आने लगी। सामने देखा, वो कपल लड़ाई कर रहा था। उनकी आवाज़ ईशानी के किचन तक आ रही थी। ईशानी ने गुस्से में अपने कान बंद कर लिए। अचानक से वो लड़की उसे दिखाई दी। सामने रखे चाकू को दिखाते हुए बोली, मार डाल उसे, मार डाल, आज़ाद हो जा। ईशानी का खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। वो कभी अपने गले में खुजली करती तो कभी अपने कानों पर। बार बार गर्दन को झटकती, फिर अपने गालों को नोचती। ईशानी की हालत देखकर डर सा लग रहा था। मीत इस चीज़ से बेखबर अपने कल के शेड्यूल फिक्स करने में लगा था। ईशानी की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने किचन से चाकू उठाया और बढ़ गई अंश के रूम की तरफ। रास्ते में वो लड़की उसे बार बार उकसाती, जल्दी कर, मार डाल वो बच्चा, बस वही तेरी बेड़ियां हैं। मार डाल उसे, मार डाल, आज़ाद हो जा। हर लम्हा जो तू जीना चाहती है वो तभी जी पाएगी। ईशानी अपने होशो हवास खो चुकी थी। कितनी मुश्किल से वो अंश को इस दुनिया में लेकर आई थी। सब कुछ भूलकर बस वो चाकू लिए उसके रूम की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि वो वहम रूपी लड़की उसे कह रही थी कि अंश की वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा था। ईशानी हाथ में चाकू लेकर अंश के रूम में गई। कितनी खराब हालत होगी जब उसके जिगर का टुकड़ा सामने सोया है और उसके हाथ में चाकू है, जिसकी एक खरोंच पर ईशानी का दिल रोता था। आज उसी को मारने के लिए वो चाकू लिए खड़ी थी। कितनी लाचार, कितनी मजबूर होगी वो। उसे तो कुछ होश ही नहीं था। क्या होगा अगर वो सच में अंश पर हमला कर दे? पीछे से उसका वहम उसे आवाज़ दे रहा था, जल्दी कर, ख़त्म कर दे। मीत अभी भी मिस्टर रामकुमार के साथ फ़ोन पर था। सुखी जी उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अचानक बेल बजी। मीत ने गेट खोला, देखा सामने राखी जी खड़ी थी। अरे मोम, आप इस वक्त? बोलते हुए उसने घड़ी देखी कि उसे सुखी जी की ज़ोरों से चीख सुनाई दी। मीत बेतहाशा दौड़कर अंश के रूम में गया। उसने देखा ईशानी चाकू लिए खड़ी है और सुखी जी सामने खड़ी उसे समझा रही हैं। ईशु, प्लीज़ बेटा, चाकू नीचे करो, सुखी जी उसे समझाते हुए बोली। पर ईशानी पर तो ना जाने कौन सा भूत सवार था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे खून उतर आया हो, बाल बिखरे हुए थे। मीत को एक पल तो कुछ समझ ही नहीं आया। ये उसकी ईशानी नहीं थी। कैसे हो सकती है ईशानी इतनी निर्दयी? राखी जी ने भगदड़ देखी तो वो भी मीत के पीछे अंश के रूम तक पहुंच गई। सामने ईशानी का जो विकराल रूप उन्होंने देखा, उन्हें चक्कर आने लगे। मीत, कॉल द डॉक्टर, पुलिस को बुलाओ, इसे पागल खाने भेजो।
राखी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इतनी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर ईशानी और अजीब हरकतें करने लग गई। कभी कान पर हाथ रखती, कभी सबसे कहती हटो। मीत ने होश संभाला, ईशानी कहते हुए आगे बढ़ा। राखी जी ने पुलिस को कॉल कर दिया। ईशानी अंश के इतने नज़दीक थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। मीत ने अपनी परवाह ना करते हुए बार बार ईशानी को समझाने की कोशिश की। ईशु देखो, मजाक नहीं, लग जाएगी अंश को। चाकू नीचे कर दो बाबू प्लीज़। और हर बार वो उसका थोड़ा नज़दीक पहुंच जाता। मीत ईशानी के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। राखी जी बार बार मीत को कहती दूर रहो उस पागल से। और सुखी जी राखी जी को गुस्से में कहती मेरी बेटी पागल नहीं है। फिर ईशानी को समझाती ईशु बेटा चाकू फेंक दे, किसी को लग जाएगी। शोरगुल की वजह से अंश की नींद भी खुल चुकी थी। वो अपनी माँ को ऐसे देखकर डर गया और बिस्तर से उठकर बाहर की ओर भागा और राखी जी से टकरा गया और बोला, सॉरी आंटी, मैंने आपको देखा नहीं। अंश और उसकी मासूमियत, किसी का भी दिल पिघल जाए। राखी जी ने देखा कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल उसके मीत के जैसा, जैसा मीत बचपन में था। उधर ईशानी को होश ही नहीं आ रहा था। आखिर करके मीत ने ईशानी को पकड़ना चाहा कि उसने खींच के चाकू मीत के हाथ पर दे मारा। देखते ही देखते खून का फव्वारा उड़ा, जिससे ईशानी का मुंह रंग गया। मीत आ करके जोरों से चिल्लाया और ईशानी के हाथों से चाकू लेकर उसे संभाला। वो बेहोश हो गई। मीत का हाथ देखकर सुखी जी परेशान हो उठी। मीत बहुत चोट लगी है, वो बोली। राखी जी ने मीत का हाथ देखा। अब उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने हमेशा समझाया है, ऐसे लोगों की जगह पागल खाना है, घर नहीं। पर कोई समझता ही नहीं। ये चीज़ सुखी जी के भी दिमाग में आ गई थी कि ईशानी का इलाज ऐसे नहीं हो सकता। उसे कभी भी दौरे पड़ सकते हैं और उसे संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मीत ने ईशानी को अंश के ही रूम में बेड पर लेटाया। उसके हाथ पैर बांध देने चाहिए। राखी जी गुस्से में बोलते हुए मीत के पास आई। मॉम प्लीज़। मीत ने राखी जी के हाथ ही जोड़ लिए कि उनकी नज़र मीत के हाथ से टपकते खून पर गई। ओ माय गॉड बेबी, कितना लग गया। कहते हुए उसने सुखी जी से पूछा कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। सुखी जी हाँ करके जाने को हुई कि राखी जी ने देखा अंश फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठा है और मीत के हाथ को कॉटन से साफ कर रहा था। दर्द हो रहा है मीत, वो बोल रहा था। जिंदगी हमें कई मौके देती है सब कुछ ख़त्म करने के, पर फिर से कोई एक मौका ऐसा आता है कि ज़िंदगी मुस्कुरा उठती है। मीत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अंश को कसकर गले लगा लिया। राखी जी की नज़रें तो अंश और उसकी मासूमियत से हट ही नहीं रही थी। राखी जी ने देखा अंश ठीक से कर नहीं पा रहा था। वो उसके पास गई। मैं आपकी हेल्प करूं? ओके आंटी, नो इश्यू, कहते हुए अंश वहां से जाने लगा। उन्होंने अंश को अपने पास रोक लिया और बोली, देखो मैं सिखाती हूँ। कहते हुए वो मीत के हाथ को कॉटन से साफ करने लगी। उनकी आंखों में जो गुस्सा था काफ़ी हद तक अंश को देखकर जा चुका था। उन्होंने मीत को ऑइंटमेंट लगाकर बैंडेज किया। ज़्यादा डीप कट नहीं है वरना स्टिचेस आते। वो रोते हुए बोल पड़ी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मीत उन्हें ऐसे देखकर पूछ बेटा। बेटा इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कब क्या कर दे। मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। घर चल बेटा, राखी जी ने आगे कहा। चलूँगा मॉम। आप पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ईशानी की जगह मैं बीमार होता तो क्या आप मुझे भी छोड़ देती? मीत उनका हाथ थामकर पूछने लगा। राखी जी अपने बेटे को जानती थी। वो इस हालत में तो ईशानी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। उन्होंने अंश को देखा जो अभी भी बहुत क्यूटली मीत के हाथ पर फूंक मार रहा था। मेरा पोता है ना ये? राखी जी उसे देखते हुए बोली। मीत ने कहा। बताना ज़रूरी नहीं समझा मीत? राखी जी अंश के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मॉम, मुझे खुद उसके बारे में कुछ दिनों पहले ही पता चला है। मीत अंश को देखते हुए बोला। वो बार बार अपने बाल ठीक कर रहा था। नाम क्या है? राखी जी ने अंश को गोदी में लेकर उसके सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार किया। अंश। मीत मुस्कुराते हुए बोला। इस लड़की पर तो लॉर्ड का केस भी होना चाहिए। एक बच्चे को उसके परिवार से दूर रखा। राखी जी बिस्तर पर लेटी ईशानी को देखते हुए बोली। मॉम प्लीज़, मीत ने कहा। राखी जी कुछ देर ऐसे ही अंश को गोदी में लेकर उससे बातें करती रही। उसे रह रहकर नींद आ रही थी। उन्होंने उसे अपनी गोदी में सुला लिया और सुखी जी के साथ बाहर जाकर सोफे पर उसे लेटा दिया। मीत उसी रूम में दीवार से टिककर ईशानी को देख रहा था। कभी रोता कभी परेशान होता। आखिर ये दर्द किसे बताया जाए? हाथ के दर्द से ज़्यादा दिल में दर्द हो रहा था। दिलों का दर्द वैसे भी असहनीय होता है। कुछ देर में ईशानी को होश आने लगा। उसके सर में बहुत तेज दर्द था। वो अपना सर पकड़ते हुए खड़ी हुई।
देखा सामने मीत नीचे बैठा हुआ है। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। उसका हाथ लाल हो गया। उसने देखा आसपास खून था। उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुनकर राखी जी और सुखी जी कमरे में आई और पीछे उनिंदा सा अंश भी। मीत ईशानी के करीब आया। मीत, क्या हुआ इतना खून? वो बोल पड़ी। और ये हाथ पर कैसे लगी? तुम्हारी मेहरबानी है, राखी जी ने उसे कहा। मॉम प्लीज़, कहते हुए मीत ने उन्हें चुप करने की कोशिश की। ईशानी की आंखों में आंसू थे। आंखें धुंधली होती और वो बार बार पलकें झपकाकर उन आंसुओं को हटाती। कुछ नहीं हुआ है, मीत उसके आंसू पोंछते हुए बोला। इसको सब कुछ पता होना चाहिए मीत, राखी जी गुस्से में बोली। तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही थी? राखी जी बोली। ईशानी ने नाम में गर्दन हिला दी। अपने बेटे को खुद ही मारने के लिए चाकू लेकर आई थी तुम। और देखो तुमने मीत पर हमला किया। ईशानी तो जैसे किसी सदमे में थी। वो बस एकटक मीत को देखे जा रही थी और सोच रही थी, किस मिट्टी का बना है तू? तुम्हें पागल खाने में रखने की ज़रूरत है, ना कि घर पर। राखी जी आगे बोली। ईशानी रो रही थी और मीत को देख रही थी और मीत उसके गालों पर अपने हाथ रखकर ना में सर हिलाते हुए उसे समझा रहा था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। सोचो अगर आज तुमने इस बच्चे पर चाकू चला दिया होता तो? वो अंश की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए, क्या होता बोलो? ईशानी ने अंश की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाया। अंश दौड़ के ईशानी से लिपट गया। आई एम सॉरी बाबू, कहते हुए ईशानी अंश को जोर से पकड़कर रोने लगी। ईशानी बहुत घबरा गई थी। आज उसकी वजह से अंश को कुछ हो जाता तो वो ना जाने क्या कर बैठती। अचानक से डोरबेल बजी। सुखी जी ने जाकर गेट खोला। देखा सामने पुलिस आ चुकी थी। राखी जी एक जानी मानी हस्ती है, वो फ़ोन करे और पुलिस टाइम पर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ईशानी ने आवाज़ सुनी। इतना ड्रामा किया मैंने, पुलिस तक बुलवानी पड़ी। उसने मीत को देखते हुए पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर उनसे कहा, मैम आपने कॉल किया था? हाँ किया था, बट अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कुछ हुआ तो विल लेट यू नो, राखी जी ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है मैम, कहते हुए कुछ भी हो आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, कहते हुए इंस्पेक्टर ने उन्हें अपना नंबर नोट करवाया। ठीक है, कहते हुए राखी जी ने उन्हें रवाना किया। पुलिस के जाते ही राखी जी दोबारा ईशानी को देखकर बोल पड़ी। इसे हॉस्पिटल ले जाकर रखना चाहिए, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। हाँ मिस, सुकी जी ने भी अपना कलेजा मजबूत करते हुए कहा। ईशानी खुद भी अब तैयार थी, पर मीत, उसे अपने आप को समझाने में वक्त लग रहा था। वो मेंटल असाइलम की हालत जानता था। घर की बात ही कुछ और होती है। उसे शौक देकर यूं मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और ईशानी की गोदी में लेट गया। ईशानी की आंखों से आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। राखी जी ने उसके पास आकर कहा, बी स्ट्रॉन्ग मीत, तुम्हें अपने बेटे को भी देखना है। मीत, मैं मेंटल असाइलम जाने को तैयार हूँ, ईशानी बोल पड़ी। मीत ने ना में सर हिलाया। तुम अभी सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं, कहते हुए मीत वहाँ से जाने लगा। ईशानी ने मीत को रोका। वहाँ ड्रॉअर में रस्सी पड़ी है, हो सके तो मेरे हाथ बांध दो। आज की रात है, बस कल मैं चली जाऊंगी। वो ईशानी के कंधे पर सर टिकाकर रोने लगा। इतना कमज़ोर महसूस हो रहा है ईशु, पर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, सुना तूने? पर मीत, ईशानी ने धीरे से कहा। श्श, कहते हुए उसने अपने हाथ ईशानी के होंठों पर रखे। ईशानी जानती थी उसे मीत कहीं नहीं जाने देगा, चाहे वो उसकी जान ही क्यों न ले ले। आज अगर अंश को कुछ हो जाता तो वो कैसे जिंदा रहती? ईशानी की आंखों से आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर में सुखी जी ने राखी जी के लिए कॉफ़ी बनाई और राखी जी वो पीकर अपने बेटे को समझाकर चली गई। कल सुबह मैं दोबारा आती हूँ और हो सके तो अपना फैसला बदलो मीत। ईशानी को मेंटल असाइलम की सख्त ज़रूरत है। राखी जी उसे बस समझा सकती थी। मीत ने कुछ नहीं कहा। ईशानी अपने रूम में आकर सो चुकी थी। आज वो बहुत बेचैन थी, जैसे शरीर में जान तो है पर जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं। राखी जी के जाते ही मीत ने अंश को गोदी में उठाया और कहा, आज आप नानी के रूम में सो जाओ। ओके मीत, कहते हुए अंश सुखी जी की गोदी में चला गया। हो सके तो तुम उसे बांध दो, सुखी जी मीत की चिंता करते हुए बोली। मीत ने ना में सर हिलाया। इससे ज़्यादा वो कहती भी क्या। वो अंश को लेकर अपने रूम में चली गई। मीत ईशानी के पास पहुंचा। वो दूसरी तरफ मुंह करके रो रही थी। सिचुएशन को थोड़ा हल्का करने के लिए मीत उसके पास आते हुए बोला, क्या निरूपा राय जिसे सारा दिन रोती रहती है, मेरी पुष्पा, आई हैड टीयर्स। मीत, कल डॉक्टर से बात करके मेरा मेंटल असाइलम जाने का बंदोबस्त करो, वो बोल पड़ी। थोड़ी थकान हो रही है मीत, उसने आगे कहा।
खुद मीत के आंसू भी सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छी खासी जिंदगी थी, सब कुछ था, और आज क्या से क्या हो गया। इतनी बिगड़ चुकी है जिंदगी कि समेटे नहीं जा रही। हालत बिगड़ने में चंद सेकंड लगते हैं तो संवरने में इतना वक्त क्यों लगता है। उसने उसके बाजू में सोकर अपना सर उसके हाथ पर टिका दिया। मुझे पता है तेरा हाथ वर्ल्ड का बेस्ट पिल्लो है, वो बोल पड़ा। जानती हूँ। तेरी वही पुरानी घिसी पिटी लाइंस, वो उसका नाक पकड़ते हुए बोली और रोते हुए मुस्कुरा दी। अरे सच तो सच होता है मैडम। और हाँ, अब मुझे नींद आ रही है, सुबह तेरा हाथ दर्द करे तो शिकायत मत करना। मीत अपने आंसू साफ करते हुए बोल पड़ा। नहीं करूँगी, सो जा आराम से, ईशानी अपने दूसरे हाथ से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली। ईशानी उसे ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं दोबारा देख भी पाएगी या नहीं। वो लम्हा सच में बहुत पेनफुल होता है, जब हम साथ जीना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, पर वक्त और हालात हमें इस कदर मजबूर कर देते हैं कि साथ रहने का कोई जरिया ही नहीं बचता। उसने उसका हाथ देखा जो कि ईशानी की मेहरबानी की वजह से कट चुका था। दर्द हो रहा है मीत? ईशानी ने पूछा। नहीं, तेरे हाथ से चोट लगी है ना, दर्द भी मीठा लग रहा है। मीत खुद भी डरा हुआ था, ना जाने कल की सुबह और डॉक्टर क्या कहने वाले हैं। पर बस आज वो उसे कंफर्टेबल फील करवा रहा था, और ये ठान कर बैठा था कि पूरी कोशिश करेगा कि वो कहीं न जाए। चुप कर, कितना झूठ बोलेगा? ईशानी ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा। मीत चुप था। ईशानी उसका हाथ देखते हुए बोली, दर्द हो रहा होगा, तूने पेन किलर लिया? हाँ, मोम ने मेडिसिन दे दिया था, मीत ने बताया। वो अपनी जगह सही है मीत, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है। मैं जानती हूँ अंश की परवरिश तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। ईशानी का रोना आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। छोटी छोटी बातों पर रोने वाला दिल से बहुत मजबूत होते हैं। वो अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ईशानी की हालत पर उसका खुद का ही काबू नहीं रहा। ईशानी प्लीज चुप करके सो जा। मीत उसे देख कर बोला। सुन। ईशानी आज बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मीत से तो उसकी बातें भी नहीं सुनी जा रही थी। श्श, तंग मत करना प्लीज़। मीत की बंद आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। इम्पोर्टेंट बात है, ईशानी ने उसका सर ऊपर करते हुए कहा। क्या? मीत उसे देखने लगा। आई लव यू, ईशानी ने कहते हुए उसके सर को चूमा। आई लव यू टू, मीत ने उसे प्यार से कहा और हक करके उसे सोने को कहा। ईशानी आज ये रात ऐसे जी रही थी जैसे पता नहीं कल क्या होने वाला था। अगली सुबह मीत अपने कमरे से बाहर निकला और पूरे घर में ईशानी को ढूंढने लगा। सुखी जी बाहर योगा कर रही थी। क्या हुआ? वो मीत को ऐसे देखकर पूछ बैठी। ईशानी कहाँ है? मीत ने उनसे पूछा। अरे रूम में ही तो थी तुम्हारे साथ। सुखी जी परेशान होकर बोली। नहीं है रूम में, ना भी बाथरूम में, ना ही किचन में। मीत परेशान सा बोला और दोबारा सारी जगह देखने लगा। इस बार सुखी जी ने उसका साथ दिया और पूरा घर छान मारा। घर बहुत बड़ा भी नहीं था, 3 BHK का फ्लैट ही था। अगर घर में होती तो मिल ही जाती। मीत ईशानी के रूम से बाहर आया। उसे ना जाने क्या सूझी, उसने सुखी जी को आवाज़ लगाकर बुलाया। उसकी नज़र बालकनी पर थी। बालकनी में जाकर नीचे देखा। मीत अपने सीने पर हाथ फेरते हुए सब ठीक है खुद से कहने लगा। सुखी जी ने आश्चर्य से उसे देखा और ना में सर हिलाया। जाओ ना प्लीज़, मीत ज़ोर से चिल्लाया। सुखी जी ने वही किया, जाकर उसके रूम की बालकनी देखी, फिर नीचे नज़रें घुमाई। नीचे कोई नहीं था। उन्होंने लंबी सांस भरी और मीत की तरफ देखा और ना में इशारा किया। थैंक गॉड, कहते हुए मीत ने अपने चेहरे और बालों पर हाथ फेरा। मीत को बहुत डर लग रहा था और हिम्मत भी जवाब दे रही थी। दूसरे रूम की बालकनी भी चेक करो प्लीज़, मीत ने सुखी जी से कहा। हाँ कहते हुए वो झट से दूसरे रूम की बालकनी देखने लगी। वहाँ भी नीचे कोई नहीं था। उन्होंने मीत को बताया। कहाँ गई? मीत परेशान सा बोल उठा। मीत ढूंढो उसे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुखी जी घबराते हुए बोल पड़ी। मीत एकदम परेशान हो उठा। उसने वीर को फ़ोन किया। वीर कुछ देर में उसके पास पहुंच गया, बाहर लगे सोसाइटी के सीसीटीवी देखने के लिए। मीत और वीर जब सोसाइटी ऑफिस गए तो पता चला कि मेन गेट का तो कैमरा ही ख़राब है। क्यों लगवा रखे हैं तो कैमरा अगर मेंटेन नहीं कर सकते। अब मीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोसाइटी की ऑफिस में टेबल पर रखा कांच का सामान नीचे फेंक दिया। वो बहुत गुस्से में था और उससे ज़्यादा इसे ईशानी की फिक्र हो रही थी। वो ठीक नहीं थी और अकेले कहीं भी जाने के लायक नहीं। ना जाने कब उसे दौरा पड़ जाए। शंका कुशंका के बीच घिरा मीत सोसाइटी के अंदर ही रोड पर बैठ गया। किसी को टूटकर चाहने की सज़ा मिल रही थी उसे। दिल में अजीब सा डर घर कर गया था कि क्या वो दोबारा मिलेगी। खुद को खुद पर काबू न रहा। इस कदर बेकाबू हो गए। हमने तो बस मोहब्बत की थी, क्यों इतना बर्बाद हो गए।
शायद ईशानी समझ गई थी कि उसका यहाँ रहना किसी की भी जान के लिए खतरा बन सकता है। अंश को कुछ हो जाता तो वो क्या करती? जीते जी मर ही जाती। थक सी गई थी शायद जिंदगी के थपेड़ों से। कब तक खुद को संभालती? रो रो कर बुरी हालत हो गई थी उसकी। उधर राखी जी उठकर अपनी ग्रीन टी पी रही थी। कल रात को जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। गोकुल जी उनके पास आए और उन्होंने आवाज़ लगाई, पर राखी जी इतनी गहरी सोच में डूबी थी, उन्हें पता ही नहीं चला कब गोकुल जी उनके पास आ गए। गोकुल जी ने उन्हें हिलाकर पूछा, राखी ठीक हो? अरे आप कब आए? वो चौंकते हुए बोली। कहाँ खोई हुई हो? गोकुल जी उनके पास बैठते हुए बोले। अरे कुछ नहीं, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, कहते हुए उन्होंने केटली से चाय कप में डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बताओ ना। गोकुल जी ने कप उठाते हुए कहा, आपको अंश के बारे में बताना था। राखी जी के चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत थी। कौन अंश? गोकुल जी ने चौंकते हुए पूछा। आपका पोता। राखी जी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कुराहट थी। वाट? गोकुल जी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। हाँ पता है, वो इतना प्यारा है कि उस पर से आंखें हटती ही नहीं, और इतना समझदार कि जी चाहता है उससे बातें करती रहूं। राखी जी कल का दिन याद करते हुए कहने लगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। गोकुल जी बोल पड़े। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आगे बोले, मुझे इससे पहले कभी ईशानी से मिलने का मौका नहीं मिला। जानती हूँ आप मिले नहीं हो उससे, पर कुछ भी कहो, अंश की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई है। राखी जी संतोषपूर्ण दिखाई दे रही थी। मुझे उससे मिलना है राखी, गोकुल जी एक्साइटेड होकर बोले। अरे इतनी जल्दी? राखी जी हंस दी। हाँ ले चलो प्लीज़। गोकुल जी अंश से जल्द मिलना चाहते थे। आखिर पोता था उनका, इतना हक तो बनता भी है उनका। आप पूरी बात तो सुनिए, कहते हुए राखी जी ने ईशानी की मानसिक स्थिति के बारे में गोकुल जी को बताया। ओ माय गॉड, गोकुल जी चिंतित होकर बोले। टू बी कंटिन्यूड।